11 अप्रैल 1970 तीन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा का अपोलो 13 अपनी मंजिल चांद की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन्हें पृथ्वी से निकले करीब 3 दिन हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था। तीनों अंतरिक्ष यात्री सफर का मजा ले रहे थे और पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल में बैठे नासा के इंजीनियर हर डेटा पर नजर रख रहे थे। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता तो कुछ ही घंटों में वे लोग चांद की सतह पर कदम रखने वाले थे। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पूरा स्पेसक्राफ्ट हिलने लगता है। सारे सेफ्टी अलार्म तेजी से बजने लगते हैं। स्पेसक्राफ्ट का मेन ऑक्सीजन टैंक फट चुका था। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी और वे लोग पृथ्वी से करीब 3,22,000 किलोमीटर दूर थे। इतनी ज्यादा दूरी पर कोई भी मदद भेजना नामुमकिन था। उनका वहां से वापस आना भी बहुत मुश्किल था। तीनों एस्ट्रोनॉट बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के पृथ्वी से सुदूर अंधेरे अंतरिक्ष में खो चुके थे। अब चांद पर जाना तो दूर की बात है। सवाल ये है कि क्या ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर जिंदा वापस आ भी पाएंगे या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नासा के अपोलो 13 मिशन की पूरी कहानी। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती 25 मई 1961 को, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सभी अमेरिकन से एक ऐतिहासिक वादा किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक अमेरिका एक इंसान को चांद पर उतारेगा और उसे सुरक्षित वापस लाएगा। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इसी मिशन को अंजाम देने के लिए नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। इसी प्रोग्राम के तहत 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा। ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ बज ऑल्ड्रिन भी थे, जो चांद को छूने वाले दूसरे इंसान बने। उन्होंने चांद पर करीब 24 घंटे बिताए और फिर नासा उन्हें सुरक्षित धरती पर ले आया। इस मिशन के लॉन्च को देखने के लिए करीब 10 लाख लोग जमा हुए थे। इसके ठीक 4 महीने बाद नासा ने एक बार फिर अपोलो 12 के जरिए इंसानों को चांद पर भेजा। इन दोनों सफल मिशंस के बाद जब अपोलो 13 को लॉन्च किया जा रहा था, तब अमेरिकी लोगों को ये एक आम सी रूटीन स्पेस फ्लाइट लग रही थी। लोगों का इंटरेस्ट अब मून लैंडिंग से हट चुका था। यहाँ तक कि किसी भी न्यूज चैनल ने इसके लॉन्च को टेलीकास्ट नहीं किया। लेकिन जल्दी ही ये मिशन पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। 11 अप्रैल 1970 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है। इसके लॉन्च को देखने के लिए करीब 2 लाख लोग आए थे। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री थे, कमांडर जिम लवेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट और लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री चांद के फ्रा मोरो क्रेटर पर उतरने वाले थे, जो चांद की सतह पर एक विशाल गड्ढा है। ये साइट इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यहाँ पर चांद और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इस मिशन में समस्या आना लॉन्च के समय से ही शुरू हो चुकी थी। जब रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जा रहा था, तब उसका एक इंजन काम करना बंद कर देता है। लेकिन फिर भी नासा बचे हुए 4 इंजन की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज देता है। अब इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, हमें पहले इस स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन को समझना होगा। ये स्पेसक्राफ्ट मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना था। पहला कमांड मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, और यही मेन स्पेसक्राफ्ट था जो उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने और खाने पीने की सुविधा थी। इसी में लगी कंप्यूटर्स और नेविगेशन सिस्टम से वो लोग नासा से संपर्क में थे। दूसरा सर्विस मॉड्यूल, इसका काम कमांड मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट को बनाए रखना था। इसमें फ्यूल सेल्स थे जिनका काम बिजली बनाना था, और साथ ही कुछ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टैंक्स भी थे। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट का ईंधन था। इन्हीं टैंक्स की मदद से कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के लिए हवा, पानी और बिजली का इंतजाम होता था। तीसरा हिस्सा था लूनर मॉड्यूल, जिसका काम था एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारना और वहां से वापस लाना। इसमें 2 लोगों का ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम था। दरअसल प्लान के मुताबिक जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा, तब कमांड मॉड्यूल में से 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट होंगे। उसके बाद लूनर मॉड्यूल मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग होगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरेगा, और तब तक बचा हुआ एक एस्ट्रोनॉट्स चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। फिर चांद पर जब एस्ट्रोनॉट्स का काम पूरा हो जाएगा, तब ये लूनर मॉड्यूल 2 भागों में अलग हो जाएगा। नीचे वाला भाग हमेशा के लिए चांद पर ही रहेगा, जबकि ऊपर वाले भाग में एस्ट्रोनॉट्स बैठकर वापस मेन स्पेसक्राफ्ट यानी कमांड मॉड्यूल में आ जाएंगे और फिर वापस धरती की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लूनर मॉड्यूल का खुद का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है।
यानी यह 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारने से लेकर वापस अपोलो यान में आने तक बिजली और ऑक्सीजन इत्यादि की सप्लाई देता रहेगा। तो चलिए अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अपोलो 13 अब पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश कर चुका था और फिर इसे चांद की ओर रवाना किया गया। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगते हैं। लॉन्च के लगभग 55 घंटे बाद अपोलो 13 अपनी आधी से ज्यादा दूरी तय कर चुका था। मिशन की शुरुआत से ही अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन में मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल से लगातार संपर्क में थे। फिर वे लोग एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, इस उम्मीद में कि ये टीवी पर टेलीकास्ट होगा, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जीरो ग्रेविटी में वे किस तरह से रह रहे हैं और उनका स्पेसक्राफ्ट अंदर से कैसा है। हालांकि अपोलो 13 के लॉन्च की तरह इस लाइव ब्रॉडकास्ट को भी किसी भी टीवी चैनल ने प्रसारित नहीं किया। लोगों का अपोलो मिशनों में इंटरेस्ट कम हो चुका था, जिस कारण अंतरिक्ष यात्रियों की रोजमर्रा की गतिविधियों को देखने में किसी ने खास दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस प्रसारण को दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया, उसके कुछ ही मिनटों बाद ऐसी घटना घटने वाली थी जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। इस लाइव ब्रॉडकास्ट को खत्म करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने रूटीन मेंटेनेंस के काम में जुट गए। हमेशा की तरह वे ह्यूस्टन में मौजूद मिशन कंट्रोल से संपर्क में थे और वहां से मिलने वाले निर्देशों का पालन कर रहे थे। इसी दौरान मिशन कंट्रोल ने कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट को ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन को चालू करने का निर्देश दिया, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन को ठीक से मिक्स किया जा सके। दरअसल जब भी कोई स्पेस मिशन भेजा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसी जरूरी गैसों को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है ताकि कम जगह में अधिक मात्रा को स्टोर किया जा सके। लेकिन अंतरिक्ष में तापमान इतना कम होता है कि लिक्विड ऑक्सीजन जमने लगती है। इसे रोकने के लिए ऑक्सीजन टैंक में एक फैन लगाया जाता है जो समय समय पर चलाकर ऑक्सीजन को सही अवस्था में बनाए रखता है। यह प्रक्रिया बेहद साधारण थी और इसे पूरा करने के लिए केवल एक स्विच चालू करना होता था। इसलिए जैसे ही मिशन कंट्रोल ने जैक स्विगर्ट को स्विच ऑन करने के लिए कहा, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्देश का पालन किया और स्विच ऑन कर दिया। यह घटना 13 अप्रैल की रात की थी और बस इस छोटे से काम को पूरा करने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स सोने की तैयारी में थे। अब तक अपोलो 13 3 दिनों की यात्रा पूरी करके पृथ्वी से लगभग 3,22,000 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। उनके चांद पर लैंड करने में कुछ घंटों का ही समय बचा था। लेकिन जैसे ही जैक स्विगर्ट ने स्विच ऑन किया, कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके चंद्रमा पर उतरने के सपने को चकनाचूर कर दिया। स्विच ऑन करने के ठीक 1 मिनट बाद अपोलो 13 में एक जोरदार धमाका हुआ। यह विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया और तीनों अंतरिक्ष यात्री अपनी अपनी जगह से उछल पड़े। उनके सामने मौजूद सिस्टम के इंडिकेटर अचानक लाल हो गए, वार्निंग अलार्म जोर जोर से बजने लगे और अंतरिक्ष यान के कई जरूरी सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। अचानक हुई इस अफरा तफरी में एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने तुरंत ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल को संदेश भेजा। इस दौरान ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल को भी नहीं पता था कि आखिर अपोलो 13 में इतनी गंभीर गड़बड़ी कैसे हुई और इसकी वजह क्या थी। हालांकि मिशन कंट्रोल और स्पेसक्राफ्ट के डगमगाते सिस्टम डेटा से यह साफ हो चुका था कि स्थिति बेहद गंभीर है। लेकिन सबसे डरावनी रीडिंग ऑक्सीजन टैंकों की थी। वे लोग स्क्रीन्स पर देख पा रहे थे कि एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह खाली हो चुका था, जबकि दूसरे टैंक की रीडिंग तेजी से गिर रही थी। इस समय पूरे मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। धमाके को हुए अब तक 13 मिनट बीत चुके थे, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी कमांडर जिम लोवेल ने खिड़की से बाहर झांका और उनका दिल दहल गया। उन्होंने ह्यूस्टन को रिपोर्ट किया कि स्पेसक्राफ्ट से कोई गैस तेजी से बाहर निकल रही है। इस दृश्य को देखते ही सारी कड़ियां जुड़ने लगी। मिशन कंट्रोल को यह समझ में आने लगा कि अपोलो 13 के साथ क्या हुआ था और वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। असल में जब फैन का स्विच ऑन किया गया, तभी ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन की वायरिंग में एक छोटा सा स्पार्क हुआ। चूंकि वहां प्योर ऑक्सीजन मौजूद थी, इस छोटे से स्पार्क ने तुरंत आग का रूप ले लिया, जिससे ऑक्सीजन टैंक में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह टैंक नंबर 2 था जो इस धमाके में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस विस्फोट की वजह से पास में रखा ऑक्सीजन टैंक नंबर 1 भी बुरी तरह डैमेज हो गया।
जिससे उसकी ऑक्सीजन भी तेजी से लीक होने लगी। धमाके की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सर्विस मॉड्यूल की साइड का एक बड़ा पैनल उखड़कर स्पेस में चला गया। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि सर्विस मॉड्यूल में केवल 2 ही ऑक्सीजन टैंक थे, जिनका काम कमांड मॉड्यूल में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए हवा, पानी और बिजली का इंतजाम कराना था। धमाके की वजह से न केवल ऑक्सीजन टैंक बर्बाद हो गए, बल्कि सर्विस मॉड्यूल में मौजूद 3 में से 2 फ्यूल सेल भी पूरी तरह खत्म हो गए, जो कमांड मॉड्यूल को पावर सप्लाई कर रहे थे। अब सिर्फ एक फ्यूल सेल से ही कमांड मॉड्यूल को ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सीमित ईंधन और लगातार घटती ऑक्सीजन के बीच अब चंद्रमा पर उतरने का तो सवाल ही नहीं था। मून लैंडिंग मिशन को रद्द करने के बाद ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल के सामने सिर्फ एक चुनौती थी, आखिर इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर कैसे लाया जाए। इस समय अपोलो 13 धरती से करीब 3,22,000 किलोमीटर दूर था और इतनी लंबी दूरी से वापस आने में लगभग 4 दिन का समय लगना तय था। लेकिन इस खौफनाक स्थिति में इतने दिन तक जीवित रहना और सुरक्षित पृथ्वी पर लौटना नामुमकिन लग रहा था। मगर इस असंभव चुनौती को संभव बनाने के लिए ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नासा ने तुरंत अपने सभी इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने वाली टीम तक हर किसी को इस समस्या को हल करने में लगा दिया। जहां पहले अपोलो 13 को लोगों और मीडिया का ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा था, वहीं अब यह मिशन दुनिया भर की हेडलाइन बन चुका था। सभी लोग टेलीविजन स्क्रीन से चिपके बैठे थे और हर एक अपडेट का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रहे थे। जिस कमांड मॉड्यूल में वे सवार थे, उसकी पावर सप्लाई अब कुछ ही समय के लिए ही बची थी, जिससे सफर जारी रखना और सुरक्षित पृथ्वी तक लौटना लगभग असंभव हो गया था। धरती पर मिशन कंट्रोल लगातार एक सुरक्षित रास्ता खोजने में जुटा था, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत वापस लाया जा सके। उनके पास मुख्य रूप से 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन का उपयोग करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया जाए। यह सबसे छोटा और तेज रास्ता था, जिससे महज 2 दिनों में वापसी संभव हो सकती थी। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सर्विस मॉड्यूल में हुए धमाके के कारण उसकी पावर सप्लाई इतनी कम हो गई थी कि वह 1 घंटे तक भी चल नहीं सकता था। साथ ही ये भी हो सकता था कि स्पेसक्राफ्ट में हुए धमाके से इंजन को भी नुकसान हुआ हो। ऐसे में मेन इंजन को चालू करने से पूरे स्पेसक्राफ्ट के ही ब्लास्ट करने का खतरा था। इसके अलावा दूसरा विकल्प यह था कि वापस लौटने के बजाय चंद्रमा की ओर बढ़ा जाए और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी की ओर वापसी की जाए। हालांकि इस रास्ते से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती, लेकिन चंद्रमा के ग्रेविटेशनल असिस्ट की मदद से कम ईंधन की जरूरत पड़ती और ये ज्यादा सुरक्षित रास्ता था। इसलिए नासा के मिशन कंट्रोल ने इसी विकल्प को मंजूरी दी। साथ ही आगे की यात्रा के दौरान कमांड मॉड्यूल के बजाय इससे जुड़े लूनर मॉड्यूल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया, जिसे चांद पर लैंड करने के लिए बनाया गया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें अपनी खुद की ऑक्सीजन और पावर की सुविधा मौजूद थी। इसलिए ऐसा करके कमांड मॉड्यूल की पावर को बचाया जा सकता था, ताकि उसे धरती में री एंट्री के समय इस्तेमाल किया जा सके। यह महत्वपूर्ण फैसला लेने में पहले ही काफी समय बीत चुका था और कमांड मॉड्यूल की पावर लगभग खत्म होने वाली थी। धमाके के करीब 1 घंटे बाद मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को निर्देश दिया कि वे कमांड मॉड्यूल के सभी सिस्टम बंद कर दें और लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएं। अब उन्हें लूनर मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करके आगे की यात्रा पूरी करनी थी। हालांकि इस सफर में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लूनर मॉड्यूल को इस तरह की मुश्किल यात्रा के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। इसका मैकेनिज्म और उसकी बनावट ऐसे लंबे और जोखिम भरे सफर के लिए सही नहीं थे, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के पास इसे अपनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लूनर मॉड्यूल को मूल रूप से केवल 2 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और अधिकतम 45 घंटे की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इस समय 3 एस्ट्रोनॉट्स को उसी छोटे से मॉड्यूल में लगभग 90 घंटे तक सफर करना था। इसके अलावा मिशन का पूरा नेविगेशन सिस्टम कमांड मॉड्यूल में मौजूद था, जिसका उपयोग धरती की ओर सही रास्ते पर बने रहने के लिए किया जाता था। यदि यह सिस्टम काम नहीं करता तो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भटक सकते थे। इसलिए सबसे पहले कमांड मॉड्यूल के नेविगेशनल प्लेटफॉर्म को लूनर मॉड्यूल के साथ सिंक किया गया। चूंकि अब मून लैंडिंग का मिशन रद्द हो चुका था, इसलिए स्पेसक्राफ्ट के रास्ते को बदलना आवश्यक था, ताकि यह एक फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी पर आ सके और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी की ओर मुड़ सके।
ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि लूनर मॉड्यूल के डिसेंट इंजन को चालू करके स्पेसक्राफ्ट को सही रास्ते पर लाया जाए। लेकिन लूनर मॉड्यूल के इंजन को इस तरह से नहीं बनाया गया था कि इसे बार बार चालू और बंद कर सके। उस समय हालात ऐसे थे कि पृथ्वी पर लौटने के लिए एस्ट्रोनॉट्स हर जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। इसलिए धमाके के लगभग 5 घंटे बाद लूनर मॉड्यूल के डिसेंट इंजन को 35 सेकंड के लिए जलाया गया, जिससे स्पेसक्राफ्ट को एक नए रास्ते पर मोड़ा जा सका। इसके कुछ घंटों बाद जब अपोलो 13 चंद्रमा के करीब पहुंचा तो लूनर मॉड्यूल के इंजन को दूसरी बार लगभग 5 मिनट तक जलाया गया ताकि गति को और अधिक बढ़ाया जा सके। सौभाग्य से लूनर मॉड्यूल इन दोनों बर्न को सहन कर सका। इसके करीब 2 घंटे बाद स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए उसकी फार साइड या डार्क साइड में प्रवेश कर गया। अब स्पेसक्राफ्ट और धरती के बीच में चांद आ चुका था, इसलिए कुछ समय के लिए मिशन कंट्रोल का एस्ट्रोनॉट्स के साथ संपर्क टूट चुका था। इस समय स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। आज तक कोई भी इंसान इतनी दूर नहीं पहुंच पाया है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को ये भी डर था कि क्या नासा से फिर से संपर्क हो पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे से धरती के सामने आता है, उनका संपर्क फिर से होने लगता है। अब धीरे धीरे लूनर मॉड्यूल की भी पावर खत्म होने लगी थी, जिससे उसका लाइफ सपोर्ट एस्ट्रोनॉट्स के धरती तक पहुंचने के लिए ऑपरेशनल नहीं रह सकता था। इसके लिए लूनर मॉड्यूल के भी कई सिस्टम को बंद किया गया। बंद किए गए उपकरणों में वे हीटर भी शामिल थे, जो ठंडे अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को गर्म रखने का काम कर रहे थे। दरअसल अंतरिक्ष में तापमान -270 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन अब स्पेसक्राफ्ट के पास पावर सप्लाई बहुत कम बची थी, इसलिए उन्हें हीटर को बंद करना पड़ा। इनके बंद होने से एस्ट्रोनॉट्स को भीषण ठंड का सामना करना पड़ा। तापमान इतना गिर चुका था कि उनका खाना तक जमने लगा था। स्पेसक्राफ्ट की खिड़कियों पर अब बर्फ जमने लगी थी। इतनी ठंड में उन्हें सोने में भी दिक्कत हो रही थी। दूसरी बड़ी समस्या पानी की थी। इस लंबे सफर के लिए लूनर मॉड्यूल में पर्याप्त पानी भी मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें हर दिन सिर्फ 1 ग्लास पानी पीकर जिंदा रहना था। हालांकि एक राहत की बात थी कि लूनर मॉड्यूल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद थी और कुछ बैकअप टैंक्स भी थे। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अब एक और गंभीर समस्या सामने आई, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर। दरअसल पृथ्वी पर हमारी सांस से निकली कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण द्वारा संतुलन कर दी जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई प्राकृतिक सिस्टम मौजूद नहीं होता है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कंट्रोल करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन समस्या यह थी कि लूनर मॉड्यूल में लगा कैनिस्टर केवल 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, और वो भी सिर्फ 2 दिनों तक काम कर सकता था, जबकि इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को 4 दिन तक सफर करना था। इस वजह से मॉड्यूल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी, और अगर इसे समय पर काबू नहीं किया गया तो यह एस्ट्रोनॉट्स की जान के लिए खतरा बन सकती थी। कमांड मॉड्यूल में बड़े लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर मौजूद थे, लेकिन उनकी शेप और साइज लूनर मॉड्यूल के कैनिस्टर से बिल्कुल अलग थी। इस वजह से उन्हें सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को निर्देश दिए कि वे स्पेसक्राफ्ट में मौजूद चीजें जैसे प्लास्टिक बैग, पाइप और टेप का इस्तेमाल करके इस समस्या को हल करें। इस जुगाड़ से बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन जब वो लोग पृथ्वी के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उनका पृथ्वी में री एंट्री एंगल सही नहीं था। दरअसल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के लिए सही एंगल का होना बेहद जरूरी था। अगर री एंट्री एंगल थोड़ा सा भी कम होता तो स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर बाउंस बैक करके सीधा अंतरिक्ष में चला जाता और फिर कभी धरती पर वापस नहीं लौट पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब में एक पत्थर को खास एंगल पर फेंकने पर वह पानी की सतह पर उछलने लगता है, और अगर एंगल ज्यादा होता तो अंतरिक्ष यान वातावरण में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो सकता था। अब इसे सही करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि एक बार फिर से लूनर मॉड्यूल के इंजन को चालू करके करेक्शन करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया था और वे उसे चालू भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें बिजली भी बचानी थी। अब बिना नेविगेशन के कब, किस दिशा में और कितने समय के लिए इंजन ऑन करना है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कर देता था। लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स को इसे खुद मैन्युअली करना पड़ेगा। मिशन कंट्रोल ने कुछ कैलकुलेशंस किए और अंतरिक्ष यात्रियों को निर्देश दिया कि कौन से इंजन को कितनी देर तक चालू रखना है। 2 एस्ट्रोनॉट्स ने कंट्रोल्स संभाले।
एक ने टाइमिंग पर ध्यान दिया और तीसरी बार लूनर मॉड्यूल का इंजन चालू किया गया। सौभाग्य से इस तीसरे बर्न को भी लूनर मॉड्यूल का इंजन झेल गया और एस्ट्रोनॉट्स ने री एंट्री के एंगल को भी फिक्स कर लिया। इन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए 17 अप्रैल 1970 की सुबह अपोलो 13 तेज रफ्तार से पृथ्वी के करीब पहुंचने लगा। अब इम्तिहान की घड़ी करीब थी। री एंट्री में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। मिशन कंट्रोल एस्ट्रोनॉट्स को निर्देश देते हैं कि वे अब कमांड मॉड्यूल में चले जाएं, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही पृथ्वी के वातावरण में सुरक्षित री एंट्री के लिए डिजाइन किया गया था। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तेज घर्षण के कारण अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। इस घातक तापमान से बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल के नीचे एक विशेष हीट शील्ड लगी होती है जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसलिए री एंट्री से ठीक पहले उन्होंने लूनर मॉड्यूल को छोड़कर कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक और समस्या थी। कई दिनों से कमांड मॉड्यूल बंद पड़ा था, जिसकी वजह से उसका तापमान बहुत नीचे चला गया था। मॉड्यूल की वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर, वायर्स और कंट्रोल पैनल समेत हर चीज पानी की बूंदों से ढकी हुई थी। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल को इस बात की चिंता थी कि क्या कमांड मॉड्यूल दोबारा चालू हो पाएगा या नहीं। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार बची हुई ऊर्जा की मदद से कमांड मॉड्यूल फिर से चालू हो गया। अब पृथ्वी महज 2 घंटे की दूरी पर थी। इसी दौरान कमांड मॉड्यूल से सर्विस मॉड्यूल को अलग कर दिया गया। जब अंतरिक्ष यात्रियों ने दूर जाते सर्विस मॉड्यूल की तस्वीरें ली तो उन्हें दिखा कि धमाके की वजह से उसका एक पूरा पैनल उखड़ चुका था। इसके कुछ समय बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल को भी अलग कर दिया गया। यह वही मॉड्यूल था जिसका इस्तेमाल अब तक एक लाइफ बोट की तरह किया गया था। आमतौर पर लूनर मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है, पर इस मिशन में ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ये लूनर मॉड्यूल ही था जिसने अभी तक एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखा था। अब इसके बाद कमांड मॉड्यूल को अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करनी थी और पैसिफिक ओशन में एक तय इलाके के अंदर गिरना था। अमेरिकी नौसेना के जहाज पहले से ही इस एरिया में तैनात थे ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस ऐतिहासिक क्षण पर पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। यह हैरान करने वाली बात थी कि जिस अपोलो 13 मिशन के लॉन्च पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसी मिशन की वापसी को करीब 4 करोड़ लोग टेलीविजन पर लाइव देख रहे थे। स्पेसक्राफ्ट के री एंट्री के समय भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस धमाके की वजह से कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड डैमेज हो गई हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट जलकर खत्म हो जाएगा। दूसरी समस्या थी कि अंतरिक्ष की कड़कड़ाती ठंडी की वजह से कहीं कमांड मॉड्यूल के पैराशूट जम तो नहीं गए। अगर पैराशूट नहीं खुले तो कमांड मॉड्यूल पृथ्वी पर क्रैश हो जाएगा। इन सब समस्याओं के बावजूद अपोलो 13 का कमांड मॉड्यूल हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस दौरान अत्यधिक गर्मी और आयनित गैसों की परत की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों का मिशन कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। इसे ब्लैकआउट टाइम कहते हैं और ये आमतौर पर 3 मिनट तक रहता है। मिशन कंट्रोल में बैठे वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि अगले 3 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट से फिर से संपर्क किया जा सकेगा, लेकिन 3 मिनट बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद का हर गुजरता पल सभी को कई घंटों के बराबर महसूस होता है। सभी लोग दिल थामे कुछ अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। जब तय समय से पूरा 1 मिनट ज्यादा गुजर गया तो पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। न्यूज मीडिया के कैमरे आसमान में ताक रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज उनकी सलामती की दुआएं कर रही थी। सभी के दिलों की धड़कनें इस एक विचार से रुक गई थीं कि कहीं अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स जान की बाजी हार न गए हों। लेकिन तय वक्त से करीब 1.5 मिनट बाद मिशन कंट्रोल को एस्ट्रोनॉट्स का जवाब सुनाई देता है, जिसमें उनकी सलामती की बात थी। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही मिनट बाद टीवी की स्क्रीन पर पूरा मंजर दिखाई देने लगा। हवा में पैराशूट उड़ते हुए दिखाई दिए जो कमांड मॉड्यूल को सेफली नीचे ला रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरता है, जिसके बाद यूएस नेवी द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को वहां से रेस्क्यू किया गया। इस तरह अपोलो 13 के लॉन्च के 6 दिन बाद 17 अप्रैल 1970 के दोपहर करीब 1 बजे तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर सुरक्षित लौट आए। नासा के इस मिशन को एक सक्सेसफुल फेलियर मिशन का दर्जा दिया गया, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत वापस तो आए, लेकिन वे चांद पर लैंड नहीं किए। इसके बाद इस मिशन में हुई गलतियों को सही किया जाता है और नासा अपोलो प्रोग्राम को जारी रखता है। इसके बाद 4 और मिशन भेजे जाते हैं
और अपोलो 17 वो आखिरी मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह को छुआ था। अपोलो 13 की ये कहानी दिल को दहला देती है, लेकिन अपोलो 13 के बाद भी नासा से कई गलतियां हुई जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की जान तक चली गई। इनमें भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी शामिल हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था, तो आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसे देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।